हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये भी चैप्टर आपके गद्य से ही है। सांवले सपनों की याद। इससे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और ये चैप्टर आपके सीबीएसई ने आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया है। आपके सिलेबस में अब ये नहीं है चैप्टर, तो इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग स्टोरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा उसकी, उसमें क्या दिया गया है। ऐसा कभी भी खाली लगे कि मन कर रहा है कुछ पढ़ने का हिंदी, तो आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें भी काम की बातें हैं आपके हिसाब से। चलिए, जो हमारा चैप्टर है सांवले सपनों की याद, उसके राइटर हैं जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद चैप्टर जो है वो एक संस्मरण है। मैं आपको संस्मरण के बारे में बता दूं कि संस्मरण गद्य की वो विधा है जिसमें किसी की भी पुरानी याद के बारे में बताया जाता है। जाबिर हुसैन ने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण किया है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उन्होंने उनके बारे में ही यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। सालिम अली नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक पक्षी वैज्ञानिक थे, और उन्हीं का चित्रण इस चैप्टर में किया गया है। तो सांवले सपनों की याद, सांवले मीन्स होता है मतलब थोड़ा सा धुंधला होना, यानी कि ऐसी यादें जो अब नहीं रहीं, जो यादें, जो सपने जो है वो सांवले हो गए, यानी कि धुंधले हो गए, यानी कि थोड़ा सा उनका कलर डार्क हो गया, क्योंकि अब वो व्यक्ति विशेष इस दुनिया में नहीं है। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। उसी को कहते हैं संस्मरण, क्योंकि संस्मरण किसी की भी, स्मरण मीन्स होता है याद, और उन किसी की भी याद में अगर कोई चीज़ लिखा जाता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो चैप्टर शुरू करें उससे पहले आज हम लोग लेखक के बारे में, जाबिर हुसैन जी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जाबिर हुसैन का जो जन्म है वो बिहार में हुआ था, और 1945 में, यानी कि 1945 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्यापक के रूप में कार्य किया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से इन्होंने पढ़ाई की थी, इसलिए अंग्रेजी भाषा के टीचर बन गए। और शुरुआत से ही देश की जो राजनीति है उसमें वो काफ़ी रुचि रखते थे। ज़्यादातर बेटा आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारे राइटर जो हैं वो देश की मौजूदा जो राजनीति होती है या मौजूदा जो कंडीशन होती है उस पर वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो जाबिर हुसैन जी का भी इंटरेस्ट जो है वो राजनीति में काफ़ी रहता था। लगभग 1977 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता था मुंगेर क्षेत्र से, और इसके बाद उन्हें मंत्री बना दिया गया, और 1995 में वो बिहार विधानसभा के सभापति थे। और राजनीति के साथ साथ वे एक श्रेष्ठ लेखक भी थे, मतलब एक महान, एक अच्छे लेखक भी थे। काफ़ी रचनाएं हैं उनकी, जैसे कि अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, है ना, जो आगे है। तो इस तरीके से काफ़ी रचनाएं भी उनकी हैं। अब उन्होंने हिंदी जो लेखन का कार्य है वो कई भाषाओं में किया। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी 3 भाषाओं के जानकार थे ये। और इसके अलावा उन्होंने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को भी प्रकट किया है अपने साहित्य में, अपने लेखन में। इसके अलावा उनके लेखन में राजनीति के एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किए, क्योंकि वो राजनीति में थे, इसलिए उन्होंने अपने वो अनुभव भी शेयर किए। और इसके अलावा कई सारे लोगों पर, कई सारे फेमस पर्सनालिटीज़ पर उन्होंने डायरियाँ भी लिखी। उनकी डायरियों पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई, काफ़ी लोगों ने सराहा। और जाबिर हुसैन जो है काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं कि कला और भाव उनके मन में बहुत रहते थे, क्योंकि ये जो चैप्टर आपने अभी पढ़ेंगे आप, संस्मरण, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, तो इससे पता चलता है कि व्यक्तित्व का जो एक चित्र प्रस्तुत करते हैं वो इतना ज़्यादा
साफ़ सुथरा होता है कि बिल्कुल आपको दिखने लगता है कि हाँ, ये जिसके बारे में बता रहे हैं उसका चित्र साफ साफ दिखने लगता है। इतनी स्पष्ट तरीके से ये संस्मरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये न केवल संस्मरण बल्कि रेखा चित्र और बहुत सारी जो विधाएं हैं उनमें अपना लेखन कार्य किया है। और संस्कृत के भी कुछ शब्दों का, उर्दू के कुछ शब्दों का, है ना, और तद्भव शब्दों का भी, तो इस तरीके से भी शब्दों का इस्तेमाल वो अपने लेखन में बीच बीच में करते रहते हैं। तो जो जाबिर हुसैन जी हैं वो एक ऐसे राइटर जो मतलब अपने लेखन में तो दक्ष थे ही, और इसके साथ साथ वो राजनीति में भी अपना काफ़ी हद तक लोहा मनवाते थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। दरअसल इस चैप्टर में जो सालिम अली हैं जिनका वर्णन इन्होंने किया है, उनकी मौत हो गई है, और उनकी मौत होने के बाद में जो लोगों की भीड़ या जो लोगों का हुजूम इनके आसपास, हुजूम मीन्स होता है भीड़, है ना, तो हुजूम एक उर्दू भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत यानी कि तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का और उर्दू भाषा के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं ये अपने लेखन में हिंदी के साथ साथ। तो इन्होंने बताया कि जो उनकी मौत है उसके बाद बहुत सारे लोगों की जो भीड़ उनके साथ चल रही है, उनकी मृत्यु के साथ, मतलब उनकी डेड बॉडी के साथ साथ, तो उसी का वर्णन इन्होंने आगे किया है। और इसके बाद इन्होंने उनके जीवनी पर एक तरीके से परिचय दिया है कि वो किस तरह के व्यक्तित्व थे। आइए शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ये दो लाइनें काफ़ी बड़ी बात कहती हैं, क्योंकि सालिम अली अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी मौत हो चुकी है। मौत के बाद में चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। एक सेंटेंस आया है कि खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, मतलब जो भीड़ उनके साथ साथ चल रही है, उनकी शव यात्रा के साथ साथ जो भीड़ चल रही है, तो एक परिंदे जो खूबसूरत पंखों पर सवार रहता था हमेशा, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है और कोई भी उसे रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि ये संभव नहीं है। किसी की भी मौत हो जाने के बाद किसी का भी रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होता है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गीत गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो सालिम अली हैं वो इस दुनिया को, इस शहर की भीड़ भाड़ ज़िंदगी को छोड़कर एक ऐसी यात्रा की तरफ चले गए हैं जिससे कि अब वो वापस नहीं आएंगे। और एक ऐसे सैलानी कहते हैं घूमने वाले को, यात्रा करने वाले को, तो वो एक ऐसे सैलानी की तरह अपने पीठ पर एक बोझ लादकर और ऐसी यात्रा की तरफ चल पड़े हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी से आखिरी बार मिलते हुए भीड़ भाड़ से वो जा रहे हैं और किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि इस पक्षी को, यानी कि इस मानव रूपी पक्षी को जिसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, उसमें वापस अपने जिस्म की हरारत भी दे देना। जिस्म की हरारत का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। तो जिस्म माने शरीर, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी या अपने दिल की धड़कन भी देकर अगर चाहे कि उसमें सालिम अली में प्राण आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सालिम अली के प्राण पखेरु इस दुनिया से जा चुके हैं और किसी और व्यक्ति विशेष में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस पक्षी के गीतों को दोबारा इससे
गवा सके। तो कुल मिलाकर के ये जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी है, तनाव का जो माहौल है, वो सालिम अली छोड़कर जा चुके हैं। और हमेशा सालिम अली, जैसा कि मैंने बताया, पक्षी वैज्ञानिक थे, तो इसलिए उनका काम होता था सुबह सुबह वो दूरबीन लेकर के पक्षियों की खोज में निकल पड़ते थे। न जाने कितने अनेक तरह तरह के पक्षियों की खोज करना, उनको नज़दीक से देखना, दूरबीन से उनके बारे में पता करना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को परखना, समझना कि आखिर इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये सारा काम होता था उनका। और उसके बाद में ये जो है, इसके लिए वो बहुत दूर दूर तक जाते थे, कई बार पहाड़ों तक जाते थे वो पक्षियों की देखभाल करने, उनके बारे में पता करने के लिए। तो अब जिस सफ़र को वो लेकर चल रहे हैं, अब वो सफ़र इनका ख़त्म है, इसीलिए यहाँ पर ये बात की गई है। आगे देखते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसे, मतलब मिथक कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो पुरानी चीज़ों पर एक तरीके से चर्चा करे, या बहुत पुरानी प्राचीन जो कथाएं होती हैं उनको नए तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करे। तो ऐसे व्यक्ति का नाम है सालिम अली। और लेखक कहता है, जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस सोए हुए पक्षी को अगर जगाना भी चाहे तो वो जगा नहीं सकता, क्योंकि सालिम अली ने कभी कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, जैसे लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की ही नज़र से देखते हैं। लेकिन कोई भी आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। यानी कि वो देखते तो मनुष्य की तरह है उनको, लेकिन उनकी चीज़ें सुनकर, उनकी आवाज़ सुनकर या उनका मधुर संगीत सुनने के बाद में वो चीज़ महसूस नहीं करते जो आदमी के बोलने के बाद लोग महसूस करते हैं। यानी कि उनकी फीलिंग्स को वो अनुभव नहीं कर पाते, फीलिंग्स को वो समझ नहीं पाते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो, चाहे वो जीव कोई भी हो, पशु पक्षी हो, झरने हो, प्रकृति हो, कोई भी हो, वो देखता तो मनुष्य की तरह ही है उसको। यानी जैसे कि मनुष्य उसके साथ व्यवहार करता है, वो सोचता है कि ये सारी चीज़ें भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करें, लेकिन स्वयं उनकी आवाज़ का संगीत सुनकर या उनकी आवाज़ सुनकर अपने अंदर कोई फीलिंग्स महसूस नहीं कर पाता, यानी कि कोई अच्छी संगीत जैसा कुछ महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जो सालिम अली थे वो ये सारी चीज़ें महसूस करते थे। उन्हें प्रकृति से और पक्षियों से अथाह प्रेम था। पता नहीं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मनुष्यों से ज़्यादा पक्षियों से प्रेम करते थे और प्रकृति से प्रेम करते थे। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है कि जो मिथक हैं सालिम अली, वो एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे, अर्थात ऐसा एहसास था उनके अंदर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहाड़ों में जाना, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ होते हैं पहाड़, बराबर जगह पर भी जाना और पहाड़ों पर भी जाना, तो वहाँ पर भी एक एहसास की एक उम्मीद नज़र आ जाए, ऐसे व्यक्ति थे सालिम अली। आगे कहा है लेखक ने कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंशी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह
सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंशी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक उस बात को यहाँ पर जोड़ता है। सालिम अली कहते हैं, जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि वृंदावन में जब कृष्ण ने न जाने कब रासलीला रचाई थी, माखन लीला, बांसुरी वादन, गोप लीला, गोपियों के साथ इधर उधर घूमना, माखन चुराना, बांसुरी बजाते हुए इस वन से उस जंगल घूमना, वनों का विहार करना, ये सारी चीज़ें पता नहीं कब की थी। लेकिन जब भी हम वृंदावन जाते हैं और यमुना का पानी देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई अभी भी यहाँ पर, हम मतलब फील ही तो करते हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण का वास है। हम गोवर्धन पर्वत पर परिक्रमा लगा रहे होते हैं तो हम वो फील ही तो कर रहे होते हैं कि भगवान कृष्ण भी यहाँ पर इसी पर्वत को इन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था। हम वो महसूस ही तो कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसी यमुना के नदी में उन्होंने स्नान किया था, अभी वो निकल आएंगे और स्नान करते हुए हमें दिखेंगे। ये वही तो जंगल है जहाँ पर भगवान कृष्ण जो है बांसुरी बजाया करते थे, शायद अभी कहीं यहीं दिखाई पड़ जाएंगे। तो ये सारी जो फील है वो सिर्फ फील ही तो है। हमें कब पता था? हमने सिर्फ पढ़ा ही तो है। हम जानते हैं कि आज वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर है कि उस पूरे वृंदावन के इलाके में भगवान कृष्ण का वास है और हमेशा रहेगा। तो शायद उनका जो संगीत का जादू है वो पता नहीं पूरे वातावरण में छाया रहता है। हमें महसूस होता है कि भगवान कृष्ण, हम जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, राधे राधे और कृष्ण कृष्ण का जाप करना अपने आप शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कृष्ण अभी बांसुरी बजा देंगे, उनका जादू कहीं सुनाई देगा, उनकी बांसुरी का जादू हमें अभी सुनाई देगा। तो ये सिर्फ फील ही तो है। यहाँ पर जाबिर हुसैन सालिम अली के उस फील की ही तो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात इन्होंने इसलिए यहाँ पर स्पष्ट की है क्योंकि जो मनुष्य है वो पक्षियों को और प्रकृति को फील तो उस तरीके से करता है जैसे मनुष्य को करता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, प्रकृति क्या कह रही है, पक्षी क्या कह रहे हैं, इस बात को सुन नहीं पाता मनुष्य, और अपने स्वार्थ के चलते ही वो उनका फ़ायदा उठाता है या उनको इस्तेमाल करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा, आगे की रीडिंग हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।